संविधान अब ओरिजिनल रहा कहां? 60 साल में 94 संशोधन, 60 इयर्स और 94 अमेंडमेंट्स। इसका माने हर साल में लगभग 1.5 से 2 संशोधन उसमें हुए। इसका माने इतने संशोधन किसी संविधान में तभी हो सकते हैं जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या कोई बड़ी बुराई हो, वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है। भारत स्वाभिमान के लक्ष्य और प्रचार के लिए वे हरिद्वार से पूरे भारत की यात्रा करने लगे और लोगों को भारत स्वाभिमान का सदस्य होने के लिए प्रेरित करते थे। लगभग आधे भारत की यात्रा पूरी हो चुकी थी। यात्रा के दौरान जब वे उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 26 नवंबर 2010 को गए, जहां उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इसके पश्चात जांजगीर जिले में तारीख 27 नवंबर 2010 को 2 विशाल जनसभाएं की। 28 नवंबर 2010 को विलासपुर की जनसभाओं को पूरा करते हुए वे 29 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहुंचे। उनके साथ छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी आचार्य दयासागर तथा अन्य पदाधिकारी साथ थे। दुर्ग जिले में उनकी 2 विशाल जनसभाएं आयोजित थी। पहली जनसभा तहसील बेमेतरा में कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 1 बजे तक चला। राजीव दीक्षित जी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद का कार्यक्रम सायं 4 बजे से जिला दुर्ग में निश्चित था, जिसको संबोधित करने के लिए वे दोपहर 2 बजे बेमेतरा तहसील से रवाना हुए। इसके बाद की घटना विश्वास योग्य नहीं है, जो उस समय उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य प्रभारी दयासागर और अन्य पदाधिकारियों का कहना था। गाड़ी में बैठने के बाद रास्ते में ही उनका शरीर पसीना पसीना हो गया। दयासागर ने राजीव जी से पूछा तो जवाब मिला कि मुझे गैस सीने में चढ़ गई है, यदि शौचालय जाऊं तो शायद अच्छा महसूस करूं। फिर दयासागर ने तुरंत उन्हें दुर्ग के अपने आश्रम में ले गए, जहां पर राजीव जी शौचालय गए और जब कुछ देर बाद नहीं निकले तो दयासागर के पूछने पर उन्होंने दबी दबी आवाज में कहा कि हाँ बस निकल रहा हूं, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। और जब काफी देर हो गई और पूछने पर अंदर से जवाब नहीं आया, तब दरवाजा खोला गया तो राजीव जी बेहोश होकर पसीने से लथपथ नीचे पड़े थे। उन्हें तुरंत उठाकर बिस्तर पर लिटाया गया और पानी छिड़का गया। दयासागर ने तुरंत राजीव जी को हॉस्पिटल चलने को कहा, पर राजीव जी ने मना कर दिया और कहा कि होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद होम्योपैथी डॉक्टर आकर उन्हें दवाइयां दी और फिर भी आराम न मिलने पर उन्हें तुरंत सेक्टर 9 भिलाई के इस्पात संयंत्र अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस हॉस्पिटल में अच्छी कोई सुविधा नहीं होने के कारण फिर उन्हें अपोलो BSR हॉस्पिटल में ले जाया गया। राजीव जी एलोपैथी चिकित्सा के लिए मना करते रहे। उनका मनोबल इतना दृढ़ था कि वे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना चाहते थे। उनका कहना था कि मैंने जीवन भर एलोपैथी चिकित्सा नहीं ली है तो अब कैसे ले लूं। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी रामदेव जी ने उस समय राजीव जी से फोन पर बात की थी और उन्हें ICU में भर्ती होने को कह रहे थे। आखिर में वे ICU में 5 डॉक्टरों के टीम के निरीक्षण में भर्ती कराए गए। दुर्ग की डॉक्टर रेखा मित्तल, जो कि BSD की कॉर्पोरेट मेंबर भी हैं, पल पल में उनके साथ गहन चिकित्सक कक्ष में उपस्थित थी। उनकी अवस्था और भी गंभीर होती गई और रात्रि 1 से 2 के बीच डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। बेमेतरा से रवाना होने के बाद की यह पूरी घटना छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों का ऐसा कहना था, लेकिन असलियत में क्या हुआ यह तो इन लोगों के नार्को टेस्ट करने पर ही पता चल सकता है। राजीव जी की मृत्यु के अज्ञात कारण को और बिना पोस्टमार्टम कराए ही यह प्रचार किया गया कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। दिल का दौरा पड़ने के कई कारण होते हैं, स्वाभाविक दिल का दौरा हो या विष देने के कारण दिल का दौरा हो, यह केवल पोस्टमार्टम से ही पता लगाया जा सकता है और इसकी पुष्टि की जा सकती है। यह दुखद समाचार प्रसारित किया गया। राजीव जी के छोटे भाई प्रदीप दीक्षित जी को 12 से 12:30 बजे के करीब सूचना दी गई थी और वे सुबह 4 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। स्वामी जी निरंतर रात भर डॉक्टरों के संपर्क में थे। राजीव जी की मृत्यु की सूचना स्वामी रामदेव जी ने सुबह के सिकोहाबाद UP योग शिविर में दिया।
आइए स्वामी जी का क्या कहना था देखें। जो मैंने कभी नहीं सोचा था और कभी सपने में भी नहीं देखा था, वो मुझे आज आपके बीच कहना पड़ रहा है कि जो 2 हाथ मेरे लाखों करोड़ों हाथों के बराबर थे, वो हाथ आज की रात मेरा साथ छोड़ गए। भाई श्री राजीव जी, जो एक एक पल मेरे लिए जीते थे, देश के लिए जीते थे, जिनके तन में, मन में, हृदय में, प्राणों में स्वदेश का प्रेम इतना प्रखर था कि अपना पूरा बचपन, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा जीवन जिन्होंने राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया था, 2 दशक से जो पूरे देश भर में घूम घूम करके लोगों के भीतर स्वाभिमान जगा रहे थे। पहले आजादी बचाओ आंदोलन के नाम से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और विगत लगभग 10 वर्षों से हृदय से, आत्मा से मेरे साथ जुड़े और वर्तमान में वो भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सचिव का दायित्व देख रहे थे। भारत स्वाभिमान की इस यात्रा के दौरान भिलाई में ही देश की भलाई के इस काम में, देश में जो चारों ओर रोग, भय, भूख, भ्रम भ्रांति, भ्रष्टाचार की लूट और भ्रष्ट सत्ताओं और व्यवस्थाओं से जिनका हृदय हमेशा उद्वेलित रहता था, आंदोलित रहता था, जैसे एक सैनिक रणभूमि में युद्ध करता हुआ अपने प्राणों की आहुति दे देता है, अपना बलिदान और शहादत दे देता है, ऐसे ही भाई राजीव जी इस राष्ट्र निर्माण के, चरित्र निर्माण के इस अभियान में, इस युद्ध क्षेत्र में, सकर्मक क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने हृदय में भारत के स्वर्णिम अतीत को संजोए हुए और वर्तमान की पीड़ाओं के आक्रोश से आक्रोशित होकर के एक स्वर्णिम भारत का सपना अपने हृदय में संजो करके हर पल जीते थे। मैं कह रहा था, जो मैं नहीं कहना चाहता था वो आज मुझे कहना पड़ रहा है कि वो अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान, अपनी आहुति दे करके हमसे सदा सदा के लिए विदा हो गए। हम अपनी श्रद्धा आपूरित हृदय से मां भारती के उस लाल को, क्योंकि एक राजीव भाई जो ज्ञान के अथाह भंडार थे, जिनके भीतर असीम अनंत प्रतिभाएं थी, बहुत विराट जिनका व्यक्तित्व था, उनको हम सब यहां खड़े होकर के पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, भारत स्वाभिमान इस अभियान की ओर से और करोड़ों करोड़ों देशभक्तों की ओर से अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और जो उन्होंने स्वर्णिम भारत का सपना अपनी आंखों में संजोया था, हम सब मिलकर के उस सपने को बहुत जल्दी ही साकार करेंगे। एक बार सभी खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थानों पर, और जो हम सब के बहुत प्यारे थे, उन भाई को जिनको हमने हमेशा के लिए खो दिया, उनके प्रति अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर भिलाई से राजीव दीक्षित जी के पार्थिव शरीर को रायपुर के मेडिकल कॉलेज भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय लाया गया। यह सब प्रक्रिया 30 नवंबर 2010 सुबह 9 से 11 बजे तक हुई और इसके पहले भिलाई थाने में सूचना दी गई। राजीव जी के छोटे भाई प्रदीप दीक्षित ने सुबह 11 बजे
राजीव जी के पार्थिव शरीर को कॉफिन में रखकर पतंजलि योगपीठ विमान में ले आए। उनके अंतिम दर्शन के लिए राजीव जी के पार्थिव शरीर को पतंजलि योगपीठ लाया गया। जहां उनके माता पिता उन्हें देखकर अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। एक दिसंबर को राजीव जी का दाह संस्कार कनखल हरिद्वार में किया गया। प्रदीप दीक्षित ने उन्हें मुखाग्नि दी। राजीव जी के चाहने वाले लोगों का यह कहना था कि राजीव जी का पोस्टमार्टम अवश्य होना चाहिए था, परंतु जो किसी कारण नहीं हो पाया और यह एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पोस्टमार्टम से सच्चाई का उजागर हो सकता था और उनके हत्यारों का पता लगाया जा सकता था। अधिकतर लोगों का यह कहना था, जो स्वयं आयुर्वेद को इतने अच्छे से जानते थे और जिनकी जीवन शैली आयुर्वेद आधारित थी, तो यह विश्वासपूर्ण नहीं है कि उनका इस प्रकार हृदयघात संभव था। यदि आपको स्मरण हो तो हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी भारत सरकार के अनुसार हृदयघात से हुई थी, परंतु अनेकों देशवासी और स्वयं राजीव जी के अनुसार उन्हें विष दिया गया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। ठीक इसी प्रकार की दुर्घटना राजीव जी के साथ भी घटित हुई है, क्योंकि कुछ लोग जो हरिद्वार में अंतिम दर्शन और संस्कार के लिए गए थे, उनका कहना था कि राजीव जी का शरीर भी काला पड़ गया था। इन दोनों दुर्घटनाओं में एक और समानता यह भी थी कि शास्त्री जी के मृतदेह का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और राजीव जी का भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। जब पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, तो यह अधूरी और गुमराह करने वाली बात क्यों कहा गया कि दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई है, और दिल का दौरा क्यों पड़ा यह क्यों नहीं बताया गया। सन 1999 से राइट टू रिकॉल एवं अन्य कानून के ड्राफ्ट का प्रचार कर रहे राहुल मेहता जी का कहना है कि, और अंत में सातवां जो मैं केस डिस्कस करूंगा वो दीक्षित जी की हत्या के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि दीक्षित जी की हत्या हुई 30 नवंबर 2010 को, और ठीक है, कहने के लिए उनको भी हत्या को हार्ट अटैक की तरह खपा दिया जाता है। 28 नवंबर 2010 को उन्होंने माहौली में स्पीच दी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि हम देश में मुहिम चलाने वाले हैं स्वदेशी और राइट टू रिकॉल को लेकर और काले धन को वापस लाने के लिए। देखिए, एक सितंबर अक्टूबर 2010 में ये माहौल स्पष्ट हो गया था कि देश में बहुत बड़ी मुहिम होने वाली है। और क्यों? क्योंकि लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था। 2G स्कैम, महंगाई, आतंकवाद के खिलाफ सरकार एकदम लाचार नहीं, करप्ट है। उसके बाद ये सऊदी अरेबिया से पैसा आ रहा है तो कसब को फांसी नहीं दे रहे। बहुत सारे मुद्दे इकट्ठे हो रहे थे, इसलिए ये स्पष्ट हो गया था कि बड़े पैमाने पे जन आंदोलन अब होने वाला है। तो दीक्षित जी चाहते थे कि जन आंदोलन हो राइट टू रिकॉल के मुद्दे पे, काले धन के मुद्दे पे, स्वदेशी के मुद्दे पे, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे। लेकिन कुछ लोगों को ये समस्या हल नहीं करनी थी, उनको टाइम पास में इंटरेस्ट था और लोकपाल के कानून में इंटरेस्ट था। जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे जिंदाल है, रिलायंस, जिंदाल और मल्टीनेशनल कंपनियां खास करके वॉलमार्ट वगैरह, उनको जन लोकपाल का कानून चाहिए। जन लोकपाल का कानून क्यों चाहिए कि फिलहाल उन्हें हजारों अफसरों को, मंत्रियों को, एमएलए को रिश्वत देनी पड़ती है। यदि जन लोकपाल सिस्टम देश में आ जाता है तो उन्हें सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी और उनका काम आसान हो जाएगा। इसीलिए आप देखो कि जन लोकपाल के आंदोलन को जिंदाल ने काफ़ी सपोर्ट किया था।
क्योंकि उसका काम आसान होगा। अभी इतने सारे देश में उसको पूरे देश में स्टील की फैक्ट्रियाँ डालनी है, कोयले की खाने चाहिए, लोहे की खाने चाहिए, और हर एक जगह उसे कलेक्टर, MP, MLA, मिनिस्टर को रिश्वत देनी पड़ती है। और उसके बजाय यदि जन लोकपाल सिस्टम आता है तो 11 लोगों को रिश्वत दो और बाकी जो भी कलेक्टर टांग अड़ाता है जन लोकपाल को बोलो कि उसको करप्शन का केस डाल के उसको अरेस्ट करवा दो। दूसरा एक तरह का टाइम पास भी चाहते थे कि लोगों को टाइम पास करा दो, उनका गुस्सा निकल जाए, लोग थक जाए, उसके बाद वो जन आंदोलन का नाम लेना ही भूल जाए। तो मैं ये नहीं कहता कि लोकपाल वाले लोगों ने दीक्षित जी की हत्या कराई, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो दीक्षित जी की हत्या करा पाए। उन पर मैं ऐसा आरोप डाल भी नहीं रहा। लेकिन जो लोग, जो कॉरपोरेट लॉबीज, वॉलमार्ट है या तो बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, मिशनरी, उनकी जो लॉबी है, जो कि राइट टू रिकॉल पे मूवमेंट नहीं चाहती थी, काले धन पे मूवमेंट नहीं चाहती थी, और ये स्वदेशी पे मूवमेंट नहीं चाहती थी, और चाहती थी कि भाई जन लोकपाल पे ही मूवमेंट हो, जो लॉबियों ने इसका मर्डर कराया होगा, ये मेरा मानना है। मल्टीनेशनल कंपनीज के लूट की सच्चाई को बिना किसी के डर के राजीव दीक्षित जी लोगों को बताते थे, और राजीव दीक्षित जी ने मल्टीनेशनल कंपनीज के नाक में दम कर दिया था। तो इसकी शंका भरपूर है कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने ही राजीव दीक्षित जी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या करवाई होगी। राजीव जी के मृत्यु से संबंधित कुछ गंभीर प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं, जैसे किसके आदेश से राजीव जी के अज्ञात मृत्यु के कारण को दिल का दौरा नाम से प्रचार किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य प्रभारी दया सागर के अनुसार यदि दोपहर 2 बजे गाड़ी में बैठने के बाद उनको गैस की तकलीफ हुई, उस समय से लेकर उनके मृत्यु के समय तक उनके पास 12 घंटे का समय था। क्या उस 12 घंटे में एक गैस की समस्या का समाधान नहीं हो पाया? जब राजीव जी का शरीर अस्वस्थ था, तभी उनके परिवार वालों को तुरंत सूचित क्यों नहीं किया गया? जिस व्यक्ति का सेलफोन 24 घंटे चालू रहा करता था, तो मृत्यु वाले दिन उनका सेलफोन दोपहर 2 बजे से बंद क्यों था? राजीव जी हमेशा अपने थैले में कुछ जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयां रखा करते थे, लेकिन अंत में जो थैला उनके पास से मिला था, उसमें से वह दवाइयां और जड़ी बूटियां गायब क्यों थी? हमारे अनुसार जिन्होंने भी षड्यंत्र करके राजीव जी की हत्या की है, उन्होंने न केवल राजीव जी को मारा है, बल्कि देश को गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अनेकों समस्याओं से मुक्त करने के सपने को भी मार दिया है। राजीव जी भारत के लिए बहुमूल्य थे। उनके अंदर अनेकों गुण थे। इनमें से एक गुण यह भी था कि वह सभी साधारण लोगों के छोटे बड़े प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया करते थे और प्रस्तावों पर विचार कर उनका प्रचार भी करते थे। राजीव जी अपने अंतिम समय तक इस बात पर जोर डालते रहे कि राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए, अर्थात देश के आम नागरिक इस देश के मालिक हैं और सरकारी नेता और अधिकारी हमारे नौकर। जिस तरह यदि घर में नौकर मालिक की बात नहीं सुनता तो मालिक उसे कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है, इसी तरह यदि कोई नेता या सरकारी अधिकारी नागरिकों की बात नहीं सुनता तो उसे बिना प्रतीक्षा किए हुए कान पकड़कर कुर्सी से नीचे उतार देना चाहिए। यह व्याख्यान उनके मृत्यु के 2 दिन पहले का था। और ये आगे पीछे देखेंगे तो तुरंत इनको वापस बुला लेंगे। एक कानून के साथ इनको हम देखेंगे राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट। जिस सांसद को चुन के भेज दिया वो हमेशा के लिए नहीं है। अगर वो काम नहीं करेगा उसको वापस बुला के दूसरे को भेजें, ऐसी व्यवस्था करेंगे। सबके सिर पे तलवार लटकती रहेगी, काम करना नहीं तो जाना क्यों वहां पे? कोई मौज मजा करने थोड़ी जाना है वहां। तो ये तो करा लेंगे हम, कानून बना देंगे, पैसे आ जाएंगे। यह श्री राजीव जी का अंतिम व्याख्यान था। मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं कि ये चीनी भारत में तब से लोगों ने खाई जब से अंग्रेज आए। अंग्रेजों के पहले कोई चीनी नहीं खाता था इस देश में। आपको मैं और एक बात कहना चाहता हूं, अमेरिका देश में, कनाडा में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, इन सभी देशों में अब लोगों ने चीनी खाना बंद कर दिया।
वहां के लोग अब जो भी चीज खाते हैं ना वो शुगर फ्री होती है। शुगर फ्री माने जिसमें चीनी ना डाली गई हो, ऐसी चीज। यह श्री राजीव दीक्षित जी का अंतिम उपलब्ध वीडियो है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। छत्तीसगढ़ की जनता का संदेश है? एक ही संदेश है कि अधिक से अधिक लोग प्राणायाम करें, आयुर्वेद की दवाओं का उपयोग करें और अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक स्वीकार करके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। दक्षिण भारत में मद्रास का एक बड़ा नेता मरा, 1 साल पहले की घटना है। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि हिंदुस्तान में मरे हुए का नाम लेके भूलने की परंपरा नहीं है। तो उसके बेटे का मुझे फोन आया, राजीव भाई मेरे पिताजी का मृत्यु हो गई, हम लोग एक कंडोलेंस मीटिंग कर रहे हैं।